हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में विज्ञान के 30 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का एनालिसिस है जो किसी भी एग्ज़ाम जैसे टीईटी, सुपर टेट, केवीएस, टीजीटी, यूपी लेखपाल और पीईटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक एक प्रश्न को पढ़ना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना और अपनी तैयारी का लेवल इम्प्रूव करना है। अगर आपके इन क्वेश्चंस में सही आंसर का स्कोर 25 प्लस है तो यकीनन आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहेंगे, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होती जाएगी। देखिए, क्वेश्चन पेज में सरल व कठिन दोनों तरह के प्रश्नों को लिया गया है। जो प्रश्न आपको नए लगें उनको नोट डाउन करेंगे तथा स्क्रीनशॉट के माध्यम से दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। इन प्रैक्टिस सेट्स को लगातार अटेंड करने से आपकी तैयारी का स्तर एकदम बेहतर हो जाएगा और आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर अपनी एक सीट अवश्य निश्चित कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक सेंड करेंगे। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशीन गन का आविष्कार इसमें पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है जे.एल. बियर द्वारा, जी ब्राउज़र द्वारा, कार्ल बेरेंज द्वारा या जेम्स पकल द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जेम्स पकल ने सन 1667 से 1724 के एक अंग्रेज आविष्कारक, वकील और लेखक थे। 1718 में इन्होंने एक बहुशाट गन मशीन का आविष्कार किया जिससे मशीन गन कहा जाता है, यानी एक ही साथ कई शॉट लगाने वाली इस मशीन को, तो इसलिए इनको जो है मशीन गन का पिता भी कहा जाता है। जे.एल. बियर्ड ने टेलीविज़न और कार्ल बेंज ने पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किया था। तो इसके अकॉर्डिंग तो जो आपका ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, जेम्स पकल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पास ऑप्शन है सर क्रिस्टोफर रेन, चार्ल्स एफ रिचर, गैलीलियो या बेनो गुटेनबर्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्मामीटर या थर्मोस्कोप का आविष्कार इटली के प्रसिद्ध भौतिकविद गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो का दूरबीन का भी पिता माना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है दूरबीन का आविष्कार। देखिए, अभी आपसे बताया गया दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो बिना कुछ सोचे आप इसको गैलीलियो के साथ चले जाएंगे, यानी गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार सन 1609 ईस्वी में किया था। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है गैलीलियो कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने पर किया जाता है? ऑप्शन ए है दूर की वस्तु में, ऑप्शन बी है पास की वस्तु में, ऑप्शन सी है दो छोटी वस्तुओं को, या सूक्ष्म और पास की वस्तुएं। तो माइक्रोस्कोप को आपने पहले ही, अगर माइक्रो मीन्स होता छोटी वस्तु, स्कोप मीन्स होता देखना, तो आपका माइक्रोस्कोप ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। सूक्ष्म और पास की वस्तुएं करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैलीलिया, आइस क्यूब, डिस्कवरी या चैलेंजर। देखिए, क्वेश्चन भी आपका स्पेशल प्री में पूछा गया था टेट एग्ज़ाम में। तो कह रहे हैं कि दिसंबर 2010 में निर्मित आइस क्यूब दूरबीन विश्व की अभी तक की विशालतम न्यूट्रिनो दूरबीन है। अंटार्कटिका में स्थित इस दूरबीन का डिज़ाइन विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। इसका पूरा नाम आइस क्यूब न्यूट्रिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं विलियम रोंटगन ने किसका आविष्कार किया था? तो रोंटगन का आपको पता ही है, एक्सरे मशीन का इन्होंने आविष्कार किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। विलियम रोंटगन ने इसमें आपका सन 1895 में एक्सरे का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी 7वां क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ संयुक्त नोबेल पुरस्कार विजेता था? ऑप्शन है मैक्स प्लैंक, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी है विलियम हेनरी प्लैंक या एनरिको फर्मी। तो देखिए, आपने थोड़ा सा गेस कर लिया होगा। जो ब्रिटिश भौतिकी एवं रसायन विज्ञानी विलियम हेनरी ब्रैग ने वर्ष 1915 का जो भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ इन्होंने जीता था, लेकिन इसमें चूंकि एक ही का नाम पूछ रहा तो आपका विलियम हेनरी प्लैंक बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये इन्होंने अपने बेटे के साथ इस पुरस्कार को जीता था। अच्छा, इन्होंने खोज किसकी की थी, जिसमें कह रहे हैं अपने पुत्र के सहयोग से इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का भी विकास किया था और इस यंत्र की सहायता से परमाणुओं और क्रिस्टलों के विन्यास को स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट वाटसन, जेम्स वाट, विलियम हार्वे या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब आपका इसमें पता ही होगा, जेम्स वाट के बचपन की कहानी भी आपने इंग्लिश के लेसन्स वगैरह में पढ़ी होगी कि ये रसोई घर में स्कूल कम जाते थे और रसोई घर में एक बार लोहे का छोटा सा टुकड़ा इन्होंने पकाने वाले बर्तन के ढक्कन के ऊपर रखा तो वो ढक्कन ऊपर उड़ गया। तो सन 1698 की बात है, थॉमस सेवरी ने पहले तो क्रियात्मक भाप चालित इंजन का भी निर्माण कर दिया था, लेकिन 1712 में थॉमस न्यूकोमन ने पहले व्यावसायिक भाप के इंजन का निर्माण किया। अच्छा, दोनों ही इंजन खदानों से उस समय कोयले खदानें ज़्यादा होती थी, कोयले का खनन होता था। तो स्कॉटलैंड का आविष्कारक थे जेम्स वाट ने इन इंजनों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार ये किए कि इन इंजनों को खदानों के अलावा और मतलब उद्योगों में इनसे कार्य संभव हो गया, इसलिए तभी से जेम्स वाट को ही भाप के इंजन का आविष्कारक माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इंजन की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन है रुडोल्फ डीजल और ऑप्शन बी है डेवी ने, ऑप्शन सी है डेमलर ने, ऑप्शन डी है चार्ल्स ने। तो देखिए, डीजल इंजन की शुरुआत आपको पहले ही बता दी गई, रुडोल्फ डीजल। अच्छा, उन्हीं के नाम को समर्पित है भाई ये, ठीक है। जब हम डीजल लेने जाते हैं, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल को ही समर्पित है और 1895 में इसका आविष्कार किया था। सेफ्टी लैम्प की खोज आपको पता ही है, डेवी ने, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा है इसको देख लेना। कह रहा गैस इंजन की शुरुआत, अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, चार्ल्स और डेमलर। तो जो आपके डेमलर हैं उन्होंने जो है 1876 में गैस इंजन की खोज की थी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, जो कार्बोरेटर गाड़ियों में यूज होता है उसकी भी खोज इन्होंने डेमलर ने ही की थी, ठीक है। तो आपका जो कार्बोरेटर है उसकी भी खोज डेमलर ने की थी। तो इस तरह से गैस इंजन की शुरुआत डेमलर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिस हो रहे हों, लेकिन आप प्लीज़ तैयारी करते जाएंगे, नोट डाउन करेंगे, ये क्वेश्चन के आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे। दोबारा जब आपसे कभी पेपर में इनसे मुलाकात होगी तो आप इसमें सही का टिक करेंगे, ठीक है। तो जब हम पहली बार किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें इसी तरह मुश्किल लगती है, लेकिन जब हम बार बार उस क्वेश्चन से मिलते हैं, रूबरू होते हैं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर अपने आप करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे जो फाउंटेन पेन है उसका आविष्कार किसने किया था। तो आपके पास ऑप्शन है वाटरमैन, पार्कर, चैल पार्क और शेफर। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस एडिसन वाटरमैन ने किया था 1883 में न्यूयॉर्क शहर में। लेकिन इसका जो वाटरमैन ने इस उत्पाद का पेटेंट, देखिए जब भी हम किसी उत्पाद की खोज करते हैं तो जब तक उसका पेटेंट नहीं करेंगे तब तक हम उसके उत्पादक नहीं माने जाएंगे। तो इसका पेटेंट उन्होंने ठीक 1 साल बाद यानी 1884 में न्यूयॉर्क में ही किया था, ठीक है। तो अब आपका पूछा जाता है फाउंटेन पेन का आविष्कारक, तो आपका जो है वाटरमैन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। देखिए थोड़ा सा वीडियो डिस्क्रिप्टिव है लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको हो रही हैं और एक क्वेश्चन के साथ आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। तो इससे आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राडार का आविष्कारक कौन था। ऑप्शन है रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है बुशवाल या ऑप्शन डी है वाटसन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें कह रहे हैं कि राडार का आविष्कारक कौन था। अच्छा, पहले आप ये देख लीजिए राडार होता क्या था। तो पता ही होगा आपको राडार क्या था, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग था। ये जो है रेडियो डिटेक्शन एंड यानी जो भी हमारी रेडियो की फ्रिक्वेंसीज आती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए राडार का यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वॉट ने सन 1930 में प्रायोगिक राडार व्यवस्था का विकास किया था। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था, तभी से राडार का यूज किया जाता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट वाटसन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रमा क्या है। तो ऑप्शन है आपके सामने तारा है, ऑप्शन बी है आपका ग्रह है, ऑप्शन सी है उपग्रह है या ऑप्शन डी है उल्का है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पूछा जा रहा है आपसे। तो चंद्रमा आपका, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये एक उपग्रह है, ठीक है। लेकिन ये कृत्रिम उपग्रह नहीं है। अभी तो हमारे सामने बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है और ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। ये हमारी सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी जो हमारी सौर प्रणाली है उसका 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम एक किताब है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है सीसी पार्क, ईपी ओडम, एस पोलास्की या टक्सी हिरोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम जापानी परमाणु ऊर्जा विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ता तकाशी हिरोज द्वारा सन 2010 में लिखी गई है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसलिए आप जो है आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो तकाशी हिरोज के साथ चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर बम टाइम बम के लेखक का नाम तकाशी हिरोज है, जो कि जापानी लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ग्रीनविच पोलर सैटेलाइट, ग्लोबल पुलिस सर्विलांस, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जनरल पैसिफिक सर्वे। देखिए, आपने सुना होगा कि लोग अपनी आजकल जीपीएस गाड़ियों वगैरह में लगाते हैं। जो हमारे मोबाइल होते हैं वो भी जीपीएस से जुड़े होते हैं। यानी जहाँ पर भी हम रहते हैं, तो ये क्या है, एक ग्लोबल पोजीशनिंग है। यानी इस दुनिया में जैसे क्या होता था कि पहले हमारे जो नाविक होते थे, नेविगेशन वाले, वो कहीं भी समंदर में खो जाने का डर रहता था। तो अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि समुद्र में तो कोई शहर या कोई रास्ता या कुछ इस तरह क्लियरेंस होता नहीं था, तो वैज्ञानिकों के द्वारा क्या व्यवस्था की गई, एक आपका जीपीएस लगाया गया। जीपीएस से होता कि आप ग्लोब में कहीं भी रहें, यानी इस पूरी दुनिया में कहीं भी अगर आप खो जाते हैं तो आप जीपीएस से ट्रैक हो पाएंगे। जीपीएस का मतलब क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ये एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा किया गया था। 27 अप्रैल 1995 से जीपीएस ने पूर्ण रूप से नागरिक कार्यों हेतु काम करना प्रारंभ कर दिया था। आजकल देखते होंगे जो बड़े बड़े जिनके बहुत सारी गाड़ियाँ होती, ट्रक्स वगैरह चलते हैं, या कई प्रदेशों में जिनका व्यापार फैला हो, तो अपनी गाड़ियों में ग्लोबल पोजीशन सिस्टम लगाते हैं, जिसको जीपीएस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किस ओर होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ऑप्शन है सूर्य से दूर की ओर, ऑप्शन बी है सूर्य की ओर, या ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व की ओर, या ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व की ओर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, सौरमंडल छोर पर विद्यमान छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का एक कमिटमेंट होता है, संग्रह होता है। इनकी पूंछ हमेशा, यहाँ पे पूछ रहा करें, हमेशा सूर्य से दूर की तरफ दिखाई देती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत होने वाले हैं। बट जब एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर आप देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो गई। फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं गलत होंगे, और जब ये क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वां, एटीएम से क्या तात्पर्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका सभी सही हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको ध्यान से इसके ऑप्शंस को पढ़ेंगे तब। ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एडवांस ट्रांजैक्शन मशीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो आपका एटीएम है उसमें आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एटीएम मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखिए, जीपीएस का अभी भी जीपीएस की बात मैं कह रहा हूँ, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, एक उपग्रह अंतरिक्ष आधारित नौ चालन प्रणाली जिसका विकास अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा पहले ही बता दिया गया। और 27 अप्रैल 1995 से जीपीएस ने पूर्ण रूप से नागरिक हेतु काम करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि जीपीएस रिसीवर को 3D स्थिति, अक्षांश, देशांतर और उन्नतांश तथा समय के बारे में पता चल जाता है। वर्तमान में जीपीएस का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा। सेना में इस तकनीक का प्रयोग किया ही जा रहा है। नागरिक और वाणिज्यिक प्रयोग की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य हेतु ट्रेन, जहाज, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, उनका परिचालन, ज़मीन का सर्वेक्षण, और कभी कभी मैपिंग वगैरह में, या आपका नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई जैसे आपदा राहत कार्यों के लिए भी जीपीएस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अब आजकल जीपीएस में बैंकिंग, जैसे पैसे का जो लेन देन होता है ना, गाड़ियों में पैसा कैश रख के जाता है, उसमें भी जीपीएस लगा होता है। उससे ये पता चलता है कि हमारी गाड़ी की एक्चुअल लोकेशन क्या है, ठीक है। बड़े बड़े पावर ग्रिडों को जो नियंत्रण के लिए भी जीपीएस तकनीक का प्रयोग किया जाता
है। तो इस तरह से अब आप समझ सकते हैं कि जीपीएस कितने बड़े स्तर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत बताइए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। करें कि 60%, 27%, 10% या 3%। देखिए, वैसे भी भारत में अभी जो नाभिकीय ऊर्जा का क्षेत्र है वो बहुत ही कमज़ोर है, एक तरह से अगर देखा जाए बहुत कम है। और तापीय पन बिजली नवीकरण स्रोतों के पश्चात नाभिकीय ऊर्जा भारत में ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है। और 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में 22 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं, जिनकी क्षमता अभी भी मात्र 6780, ठीक है, यानी 67-80 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता है इनके पास। और जो भारत में कुल उत्पादन की महज 1.9% है। तो आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, सिर्फ 1.9% या मोटा मोटा मान लीजिए 2% ऊर्जा अभी ही नाभिकीय ऊर्जा के रूप में यहाँ पर यूज की जाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार्स, बाइनरी स्टार्स या एस्टेरॉइड्स। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन तारे कहे जाते हैं, यानी न्यूट्रॉन स्टार कहे जाते हैं, जिनका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूध उदाहरण है। दूध यानी क्या है। ऑप्शन ए है एक विलयन है, एक फेन है, इमल्सन है, वायुवियल है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो दूध है आपका वो एक इमल्सन है, यानी ये इमल्सन का उदाहरण है जिससे विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, यानी विटामिन सी भर दूध में नहीं होता। और यदि आप दही खाते हैं तो फिर इसमें आ जाता है, क्योंकि विटामिन सी हो जाता है। अच्छा, दूध, खून, ये शहद, ये सब कोलाइड हैं। इनकी विलेय ऊर्जा 50 डिग्री से लेकर 2000 तक होती है, ठीक है। और ये जो है प्रणाली ठोस, द्रव या गैसीय भी हो सकती है, इन तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें, जब दूध को खट्टा कर दिया जाता है तो उसमें कौन से उत्पाद अधिक पाए जाते हैं। तो उसमें आपके लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड की वजह से ही दूध आपका खट्टा हो जाता है। क्योंकि जब दूध से दही उचित तापमान 30 डिग्री पर लगभग 12 घंटों में स्ट्रेप्टोकॉक्स एवं लैक्टोबैक्सिलस सूक्ष्म जीव, ये जो है दूध की शर्करा को लैक्टोज जो होती है उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग का तेल निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, लौंग के तेल को क्लब सॉइल बोलते हैं और यह प्रमुख घटक यूजेनाल होता है इसमें, ठीक है। और लौंग को आपने देखा भी होगा कि यह प्राकृतिक दर्द निवारक यानी एनाल्जेसिक के रूप में इसका यूज होता है, और एंटीसेप्टिक की तरह यानी प्रतिरोधी भी, ठीक है। इसका उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने में बखूबी किया जाता है। लौंग के तेल का उपयोग आपका कॉस्मेटिक है, सौंदर्य प्रसाधन, और आजकल देख रहे होंगे आपके जो बाबा रामदेव के नाम मंजन है, सब में लौंग के तेल या टूथपेस्ट निर्माण में भी किया जाता है। अच्छा, मेडागास्कर और इंडोनेशिया और आपकी इंडिया के जैसे केरल वगैरह हैं, ठीक है, गोवा है, यहाँ पर प्रमुख रूप से लौंग तेल उत्पादक देश हैं। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर बी यानी यूजेनॉल वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। लौंग के तेल में यूजेनॉल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने में प्रयुक्त सबसे ज़्यादा फल कौन है, यानी सबसे ज़्यादा किस फल से जेली बनाई जाती है। ऑप्शन है आम, पपीता, अमरूद, कैथ। तो देखिए, पपीता जो है वो तो पपीते में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है जो कि जेलेटिन को सेट नहीं होने देता। यह जेली बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आम और कैथ में पैक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद में पैक्टिन की उपस्थिति के लिए शर्तें अनिवार्य नहीं है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी अमरूद सही हो जाएगा। आपने अमरूद की जेली खाई भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थ खाने में बहुत बेहतर माने जाते हैं। ये सही है, लेकिन ऑप्शन है क्यों। ऑप्शन में आपका है रुचिकर स्वाद हेतु रसायनों पर निर्भर होते हैं, खरीद में महंगे होते हैं, ग्लास हाउस में उगाए जाते प्रदूषण मुक्त रहते हैं, बिना कृत्रिम खाद। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिना कृत्रिम खाद वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
प्याज के छिलकों को उतारने पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज क्या निष्कासित करती है। आपके पास ऑप्शन है सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल या कार्बोलिक अम्ल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्याज काटने पर जो आपका सिंथेज नाम का एंजाइम निष्कासित होता है, ठीक है, सिंथेज नोट डाउन करेंगे। जो सिंथेज होता है वही आपको उसी एंजाइम में उपस्थित सल्फाक्साइड यानी अमीनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर ऑक्साइड का निर्माण करता है और आँख में आंसू उत्पन्न होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सल्फेनिक अम्ल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा औषधीय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गन्ना, घृतकुमारी, कपास या महुआ। तो आपका देखिए गन्ना तो आपका औषधीय पौधा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी घृतकुमारी सही हो जाएगा। इसी को एलोवेरा भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको एलोवेरा कहते हैं। ये एक औषधीय फल है। अच्छा, गन्ना और कपास ये दोनों नगदी फसलें हैं, ठीक है, कैश क्रॉप बोलते हैं। अच्छा, महुआ क्या है। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि वो प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आवृत बीजी पादप से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से या शैवाल से। तो कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए प्रमुख औषधि सही है। और कह रहे हैं कि ये जो है आवृत बीजी पौधा है उससे प्राप्त होती है, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक इसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अच्छा, कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कलाइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस तथा प्रियान से उत्पन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। तो आपका जो इसमें क्वेश्चन नंबर 27 इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आवृत बीजी पादपों से या पौधों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहतूत का फल। इसमें क्या पूछ रहा है, सहतूत का फल है। तो सहतूत का फल ऑप्शन है सेरोसिस, सैकोनस, शमाग या नट। तो जो आपका सहतूत का फल है वो आपका एक तरह का सोरोसिस होता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास तथा कटहल का फल भी सोरोसिस ही कहलाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि और कौन से उदाहरण है तो आपके अनानास और कटहल इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन में कह रहा है निम्न रेशों में कौन सा पौधे के तने के उत्पाद नहीं है। ऑप्शन ए है सन, ऑप्शन बी है पटसन, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है कपास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आपका जो कह रहे तने के उत्पाद नहीं है तो सन, पटसन, जूट ये सब एक ही प्रजाति के पौधे हैं। लेकिन जो आपकी कपास है वो उसके फूल से यानी फल से ये रेशे निकलते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कपास आपका इसमें सही हो जाएगा। इसके तने से रेशे नहीं निकलते हैं और तीनों के सन, पटसन और जूट्स के तने से निकलते हैं। अच्छा, सन, पटसन तथा जूट तो ये इनके तनों से रेशा प्राप्त होता है। और ये कहते हैं कि बहुत ही ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती तो आपको पता है काली मिट्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, खाद्य सामग्री को सुरक्षित बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड तो अब पता ही है NaCl नमक ही है, सोडियम बेंजोएट या उपयुक्त सभी। तो अब इसमें आपका सोडियम बेंजोएट सही हो जाएगा। जो हमारे सिरका या अचार या एक साल तक कुछ खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं उनमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट विज्ञान के 30 क्वेश्चन का सेट पूरा होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने क्वेश्चंस को काउंट करेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस का स्कोर देखिए बहुत टाइट क्वेश्चंस थे इसमें, अगर इन क्वेश्चंस में भी आपने 20+ कर लिया है तो आपकी तैयारी का स्तर यकीनन बहुत अच्छा है। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।